कल हम लोग दो चीज पढ़े थे, दो गैसेस, फ्यूल गैसेस के बारे में। इनका हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, ये प्रोडक्शन जो है या तो हमारा ये रिड्यूसिंग के लिए होता है, जैसे प्रोड्यूसर गैस ज्यादातर हम लोग इसका यूटिलाइजेशन रिडक्शन के तौर पे करते हैं, रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। और जो बाकी जो फ्यूल वगैरह के टर्म्स में भी कहीं कहीं इनका इस्तेमाल होता है। जैसे प्रोड्यूसर गैस का ही है तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो सबसे लोवेस्ट होता है पूरे जितने भी हम फ्यूल गैसेस यूटिलाइज करते हैं, लेकिन वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे वर्क करता है। इसीलिए वो जहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए और फ्यूल भी चाहिए तो वहाँ पे वो दोनों के लिए सुटेबल रहता है। मेटलर्जी वगैरह में हमको रिडक्शन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है कि हमको रिडक्शन भी चाहिए होता है और एक टेम्परेचर को भी एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन करके रख। तो ये जो कोल है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गैस जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमको अवेलेबल होता है, जिसमें 45 to 55% तक हाइड्रोजन, 25 to 35% तक मीथेन और 4 से 11%, 4 to 11% कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं। और बाकी अदर हाइड्रोकार्बन और कुछ गैसेस भी उसमें अवेलेबल होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीट जनरेट करते हैं और जो मीथेन है वो हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक। और जो अदर हाइड्रोकार्बन है वो जनरली लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट की क्वांटिटी, हीट प्रोडक्शन क्वांटिटी नेग्लिजिबल है। तो इसमें जो है हम लोग रिटॉर्ट में वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो कोल को हीट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कुछ गैस का फॉर्मेशन होता है, उस गैस को फिर डिफरेंट 3 अलग अलग टावर्स में हम लोग अलग अलग प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफाई करते हैं और फाइनली उसको इन्वर्टेड वाटर कॉलम में हम लोग क्या कर लेते हैं, सेग्रेट कर लेते हैं उस कोल गैस को। इस तरीके से हमको कोल गैस प्राप्त हो जाता है। यह हमारा डायग्राम, यहाँ पे हम लोग CaOH एंड Fe2O3 को एज ए प्यूरिफायर यूटिलाइज करते हैं और अमोनिया को सेपरेट करने के लिए वाटर और कोक का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ कोल तार वगैरह होते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल हैं, हम लोग क्या करते हैं, कंडेंस करके वहां से फर्स्ट स्टेज में ही बाहर कर लेते, प्यूरिफिकेशन के फर्स्ट स्टेज। इस तरीके से हमारा कोल गैस प्राप्त हो जाता है। दूसरा था हमारा प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर गैस का जनरली जो है हम लोग ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मेटलर्जी वगैरह इस सब में ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर है, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन 1:2 में पाए जाते हैं। यहाँ इनका रिएक्शन दिया गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं CO2 बनाएंगे तो 94 किलो कैलोरी आपको एनर्जी देगा। और CO2 प्लस कार्बन फिर CO2 और जो कोक है वो जब रिएक्ट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और वहां से -40 किलो कैलोरी एनर्जी जो है मिलेगा। फिर यहाँ पे दूसरा जो दिया हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा तो यहाँ पे कार्बन की मात्रा क्वांटिटी ज्यादा होगी। हाई टेम्परेचर पे जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बनाकर, हाई टेम्परेचर यानी बोले जाए कि वेरी हाई टेम्परेचर अगर होगा तो बोलेंगे कि वहां तो कार्बन को सुटेबल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए बर्निंग के लिए, लेकिन क्या होता है कि वहां जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन की डेंसिटी वहां पे कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या होता है, अपना बर्निंग जो रिएक्टिविटी जो है, रिएक्शन करने का जो उसका होता है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन का डेंसिटी कम हो जाने के कारण क्या होता है, और कार्बन का क्वांटिटी ज्यादा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में। इसलिए उस जो कोक बेड होता है उसका टेम्परेचर हम लोग 1100 के डिग्री सेल्सियस के करीब मेंटेन करके रखते हैं, ताकि CO2 प्रोड्यूस ना हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ठीक है। और इसका हम लोग
इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, जिसको हम लोग इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड ग्लास जो है यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद है वाटर गैस। तो वाटर, जैसा वाटर गैस नाम है, इसे हम लोग वाटर के स्टीम से ही तैयार करते हैं, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है। तो क्या है इसमें प्रोसेस क्या होता है, जस्ट सेम टू सेम वैसे जैसे हम प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूस करते थे वैसा ही प्रोसेस इसमें भी होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो ना करके हम लोग वहां उसकी जगह पे स्टीम का सप्लाई करते हैं, और ऑक्सीजन का सप्लाई जो एयर फ्लो करेगा वो डाउन टू द फर्नेस, यानी फर्नेस में नीचे की तरफ करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि एयर सप्लाई रुक जाता है, और जो हमारा क्या बोलते हैं स्टीम है, वो स्टीम केवल क्या करता है वो जो फ्लो करता है। तो इसमें क्या है, जब वाटर जब कार्बन से रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, क्योंकि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है और वो H2O को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन से, और वहां पे H2 गैस भी बनेगा, और ये दोनों गैसियस स्टेट में रहेंगे, और ये दोनों कंबाइन होकर वाटर गैस फॉर्म करते हैं। तो इसमें कुछ मात्रा अदर गैसेस की भी होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, आपका मीथेन हो गया, CH4, नाइट्रोजन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो इसमें ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी -29 किलो कैलोरी एनर्जी जो है ये ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या होगा कि जो धीरे धीरे जो पूरा सेटअप है, जो फर्नेस है, उसका टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। जब टेम्परेचर लोअर हो जाएगा तो उसको हमको कुछ देर के लिए स्टीम का सप्लाई वहां पे रोक देना पड़ेगा, ताकि टेम्परेचर फिर से जो है वो सुटेबल रेंज में 1100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। तो इस कंडीशन से क्या होगा कि CO2 गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? तो गैस है ये, देखिए जो एयर जो गैस है, इसका डाउनवर्ड सप्लाई हम लोग करते हैं, यानी नीचे की तरफ। ठीक है, यहां से क्या होगा कि एयर का सप्लाई जैसे ही हम नीचे की तरफ करेंगे तो एयर का सप्लाई रुक जाएगा, और जो स्टीम है वो स्टीम ही केवल सप्लाई होगा, क्योंकि स्टीम भारी होगा, और वो नीचे की तरफ इधर जैसे ही वो इस गैस होल्डर से यहां से निकल जाएगा। ये जो नीचे लाया गया ये इसी कारण लाया गया ताकि वहां पे जो है एयर का सप्लाई जो है स्टॉप हो जाए। एयर का सप्लाई अगर होने लगेगा तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ फॉर्म होगा, जिसके कारण प्रॉब्लम, यानी जो गैस जो है वाटर गैस, इसका क्वालिटी मतलब वो डिग्रेड हो जाएगा। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा कोक बेड है, जिसका टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है। ये ऊपर से कोक बेड के ऊपर से ये जो हमारा इनलेट है, यहाँ से हम लोग कोक को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे जैसे अगर इसका क्वांटिटी कम होते जाएगा, कम होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये एक स्टीम इनलेट है और ये एयर इनलेट, ठीक। तो इसको कोक को बर्न होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ये कोक पहले बर्न होगा, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो इनलेट, जब इसका टेम्परेचर 1100 डिग्री तक पहुंच जाएगा ये कोक बेड का, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये वाल्व खोलते हैं, स्टीम वाल्व। स्टीम वाल्व से H2 हो जाएगा, और यहाँ पे कोक है C। तो ये क्या होगा कि ये कंबाइन करके आपको बना देगा H2 हाइड्रोजन गैस और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO। इसका यूटिलाइजर ये जो है, अब जो ये हाइड्रोजन गैस और CO2 बना, तो क्योंकि ये जो एयर हम लोग दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये क्या ये जो होगा ऑक्सीजन जो है, इसका जो हम डाउनवर्ड जो सप्लाई कर रहे हैं नीचे की तरफ एयर को, गैस को, इसके कारण ये जो एयर सप्लाई है इसमें वो बंद हो जाएगा, और हमको क्या मिलेगा, केवल H2 प्लस CO, हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पे हमको यहाँ से निकलेगा। और इस तरीके से
हम लोग वाटर गैस प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इसका यूटिलाइजेशन क्या क्या है, तो यूटिलाइजेशन जो है इसका चलिए वो देख लेते हैं। यूजेज ऑफ वाटर गैस, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में जब हम निकेल से रिएक्ट कराएंगे वाटर गैस को, तो वो क्या करेगा, निकेल कार्बोनेट बनाएगा और वहां से वाटर गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर गैस निकेल ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर, ये निकेल एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, और वहां से क्या होगा, वाटर गैस, वाटर ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा, गैसियस स्टेट में वहां से रिलीज हो जाएगा। निकेल जो है, निकेल कार्बोनाइल को जब हम हीट करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस के पास, तो वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हमको निकेल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वहां से रिलीज हो जाता है और निकेल हमको वहां से फिर मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा कोई मेटल कंज्यूम नहीं होता, और इन दोनों चीजों को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोजन को सेपरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन के लिए भी वाटर गैस का इस्तेमाल किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या क्या चीज में, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन अल्कोहल्स एंड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। चूंकि कि इसमें CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। और जो है इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है कार्बन ये वाटर गैस का, ये हाई होता है, तो इसको एज ए फ्यूल भी हम लोग उस जगह पे जहां पे हम रिड्यूसिंग एजेंट और टेम्परेचर दोनों का जरूरत है वहां पे यूटिलाइज करते हैं। तो ये इसका यूटिलाइजेशन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, निकेल चाहिए। निकेल के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है, और ये वहां से हमको क्या होता है, गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है। फिर से अगर मान लीजिए हमको ये कार्बन ये निकेल को फिर से वो करना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमको चाहिए तो फिर से हम निकेल को हीट करेंगे, ठीक है, 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो वहां से हमको क्या होगा, निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों अलग हो जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में वहां से बाहर निकल जाएगा और निकेल हमारे पास वहां रह जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्बन मोनोऑक्साइड और निकेल, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस अलग अलग जो है यूटिलाइज हमारे मतलब मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक गुड मैन्युफैक्चरिंग, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमने देखा था कि बहुत सारे जो स्मेल्टिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं, स्मेल्टिंग में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। तो वहां पे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, और हाइड्रोजन जो है वहां पे वो एनर्जी, वो फ्यूल की तरह पे बर्न होता है। तो इस तरीके से हमको ये रिड्यूसिंग के लिए और एनर्जी के लिए, कैलोरीफिक वैल्यू के लिए यानी एनर्जी के लिए भी इसको यूटिलाइज किया जाता है, जहां पे रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन, एंड आपको एनर्जी या फिर टेम्परेचर भी एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करके रखना है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का जो है बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। किसी भी मतलब ऑक्साइड को या जो ऑक्सीजन होता है एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जो कि मेटल वगैरह से रिएक्टेड यानी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो उसको वहां से सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट तरह के रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट अगर गैसियस स्टेट में हो, जिसमें कि हमको जिसके क्वालिटी को हम कंट्रोल कर पाए, यानी उसमें जो इम्प्योरिटी जो कम हो, तो हमारा जो रिडक्शन होगा, जो एक्सट्रैक्शन होगा मेटल का, वो हमें गुड क्वालिटी ऑफ मेटल वहां से प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो वाटर गैस से भी कम होता है। तो जहां पे हमको टेम्परेचर
उतना हाई मेंटेन नहीं करना होता है, उस जगह पे हम लोग प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमको कम कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है। और बहुत जगह बहुत से प्रोडक्ट्स उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम लोग वाटर गैस का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन गैस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और बहुत से रिडक्शन प्रोसेस में भी हम वाटर गैस का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड जो है हमारा नेक्स्ट इसमें आज का, वो है बायोगैस। तो बायोगैस जो है ये एक हमारे इन्वायरमेंटल क्लीनिंग प्रोसेस का भी हिस्सा है, जो कि पहले जो काऊ डंक होता था या फिर बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते थे उसको हम जहां तहां फेंक दिया करते थे, जिससे हमारा सॉइल, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन भी धीरे धीरे होता था। उन सब चीजों से धीरे धीरे प्रोसेस करके हम क्या करते हैं कि जो कंबस्टेबल गैस है उस गैस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको एज ए फ्यूल हम यूटिलाइज करते हैं। और बाकी जो रेसिडुअल मटेरियल जो बच गया, जो कि फर्दर उसको फ्यूल वगैरह में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो एक मैन्योर के तौर पे हमारे लिए कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम लोग फार्मिंग वगैरह के लिए या क्रॉप वगैरह के प्रोडक्शन में मैन्योर के तौर पे यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बायोगैस एक्चुअली है क्या? बायोगैस जो है एक हाइड्रोजन कार्बन का वो मिक्सचर है जिससे बना होता है, और इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं इस गैस के, वो होता है हमारा मीथेन। तो मीथेन जो है कार्बन कंपाउंड में सबसे लोएस्ट उसमें आता है कार्बन चेन में, और तो इसके बर्निंग के लिए हमको ऑक्सीजन वगैरह का भी क्वांटिटी जो मिक्सिंग होता है, मतलब जब कोई भी फ्यूल, कोई भी कार्बन कंपाउंड बर्न होने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। तो क्योंकि ये जो मीथेन है वो मीथेन सबसे स्मॉलेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड है, तो इसको बर्न होने में उतना ही कम ऑक्सीजन का भी जरूरत होता है, यानी मिक्सिंग जो होता है हमारा ऑक्सीजन का वो आसानी से और इजीली हो जाता है। तो इसमें जो हार्मफुल गैसेस हैं, पॉइजनस गैसेस हैं, उनके फॉर्मेशन का चांसेस कम रहता है। तो इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो इसका प्रोडक्शन एनारोबिक जो है डिकम्पोजिशन के द्वारा होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर कार्बन कंपाउंड को जो है गैसेस यानी हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग इस डिकम्पोजिशन को कंप्लीट करते हैं, लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। बिना वाटर का क्या होगा, ये डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो वाटर वहां पे प्रेजेंट रहता है और जो ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक काऊ डंक या एनिमल वेस्ट वगैरह को 50 to 60 डेज लगता है उसको गैसियस स्टेट में एनारोबिक डिकम्पोजिशन में। ठीक है, तो लगभग 50 to 60 डेज के बाद हम वहां से गैस जो है बायोगैस प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका कंस्ट्रक्शन ये लगभग दो तरह से इनका कंस्ट्रक्शन होता है। एक जो होता है जो फिक्स्ड होता है और एक जो होता है वो जो कि हम अभी फिगर में आपको दिखा रहे फिक्स टाइप का। यहाँ पे देखिए जो बायोगैस कलेक्टर है, जहां पे बायोगैस क्या होता है कलेक्ट होता है, ये एरिया, ये एरिया, इसको क्या कर दिया गया है, इसी के साथ फिक्स कर दिया गया।
इस वॉल के साथ फिक्स कर दिया, यानी ये जो है इसका जो मूवमेंट ऊपर नीचे जो मूवमेंट, अगर गैस इसमें नहीं हो तो ये नीचे आ जाए अपने भार के कारण, अगर गैस हो तो धीरे धीरे क्या हो, ये ऊपर की तरफ हल्का शिफ्ट हो जाता है, अगर ये फिक्स डोम टाइप का नहीं है। तो फिक्स डोम टाइप में क्या होता है कि ये फिक्स्ड होता है, ये ऊपर नीचे जो गैस कलेक्टर है, बायोगैस जो गैस चेंबर जिसको हम बोल सकते हैं, डोम, वो क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे 3 सेक्शन है, एक ये, एक ये, एक ये और चौथा ये डोम। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसी ऑर्डर में यहाँ पे फ्लो भी होता है। देखिए फर्स्ट में हम क्या करते हैं, स्लरी ऑफ कैटल डंग एंड वाटर, जो भी बायोडिग्रेडेबल होने वाले सब्सटेंस हैं उनको हम यहाँ पे वाटर के साथ मिक्स करते हैं फर्स्ट स्टेज में। जब हम इनको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा, यहां से धीरे धीरे इस साइड के नीचे ड्यू टू द ग्रेविटी ये कहां आ जाएगा, इस एरिया में। जैसे ही ये इस एरिया में आएगा, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन ये है नहीं कि इसका एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं इस एरिया का, तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया क्या होता है, मेथनोइक जो मेथन को जनरेट करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन कर देते हैं, और ये क्या होता है, ये जो है गैसियस उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और ये गैस चूंकि गैस स्टेज में होगा तो ये ऊपर में यहाँ कलेक्ट हो जाएगा ऊपर साइड थर्ड स्टेज में। अब जो भी रेसिडुअल बच गया जो कि कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो क्या होगा, वो जैसे ही इधर से इधर, यहाँ पे जो इसका लेवल जो है हाई है, ठीक है, ये ओवरफ्लो टैंक के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है जो लिक्विड जो वो रहेगा वो इधर से जैसे ही प्रेशर पड़ेगा वो इधर की तरफ पुश होगा और ये यहां से बाहर निकलने लगेगा इस टैंक से। तो इस टैंक से जो रेसिडुअल मटेरियल बचेगा उसको हम लोग मैन्योर के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने गांव वगैरह में देखा भी होगा कि लोग गोबर वगैरह को क्या करते हैं, एक बड़े से गड्ढे में डालकर उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर जब वो सूख जाता है तो उसको मैन्योर के तौर पे, मैन्योर के फॉर्म में अपने खेत वगैरह में जहाँ पे वो क्रॉप वगैरह लगाते हैं, फसल वगैरह लगाते हैं, उसमें इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस तरह हम ये जो रेसिडुअल मटेरियल जो बच गया है, जिससे जो कि सेकेंड स्टेज से प्रोसेस होने के बाद वो इस ओवरफ्लो टैंक में आ जाता है, और इस ओवरफ्लो टैंक से हम उसको निकालकर अपने खेत वगैरह में डाल सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट्स वो हमारा कंपोस्ट के तौर पे काम करे। पिक्चर से आपको ये समझ में आया कि गोबर गैस का प्रोडक्शन या बायोगैस का प्रोडक्शन किस तरह किया जाता है। यस सर। इसमें इस पिक्चर पे कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ये आपका फर्स्ट एरिया है, ये सेकेंड स्टेज है, यहाँ पे थर्ड स्टेज में आपको बायोगैस डिकम्पोज होता है, और फोर्थ स्टेज में जो ओवरफ्लो टैंक है वहां से जितने भी रेसिडुअल मटेरियल हैं जो कि डिकम्पोज होने के, जो कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन के बाद बच गए हैं, वो यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं फोर्थ टैंक से, यानी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वे वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देते हैं, वो हमारा मैन्योर के फॉर्म में खेतों में यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेज में हमने मिक्सिंग किया, सेकेंड स्टेज में एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ बैक्टीरिया के द्वारा इन द एब्सेंस ऑफ एयर बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहां से क्या बना, थर्ड स्टेज में यहाँ बायोगैस ऊपर डोम में कलेक्ट हो गया, और यहाँ से जब ये डोम में कलेक्ट हुआ
उसके बाद जो रिसिडुअल मटेरियल जो कि बच गया, जिनका डिकम्पोजिशन अब नहीं किया जा सकता, उसको यहां से फोर्थ पार्ट में यानी हमारा जो ओवरफ्लो टैंक है उसमें कलेक्ट हो गया। ठीक, तो जो डंक है वो इस तरीके से यहां से आया, सेकंड में डिकम्पोज हुआ, थर्ड जो गैस है वो ऊपर उठ गया, और फोर्थ जो वहां से आउटफ्लो हो गया, जो भी प्रोसेस के बाद बच गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो ये फर्स्ट टाइप का था आपका फिक्स्ड डोम स्ट्रक्चर। इसी के नीचे आपका वेरिएबल यानी फ्लोटिंग डोम टाइप। फ्लोटिंग डोम में क्या है कि जो ये हिस्सा है, ये देखिए, ये हिस्सा जो है ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है। जब इसमें गैस नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये अपने वेट के कारण जनरली ये लोहे वगैरह का या फिर आजकल जो बायोगैस वगैरह जो बनाते हैं वो टैंक, जो प्लास्टिक वाला जो टैंकर होता है उसमें भी लोग बनाने लगे हैं। तो यहां से देखिए, जब इसमें गैस नहीं होता है तो अपने वेट के कारण ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जैसे जैसे इसमें गैस भरेगा वो क्या होगा, वैसे वैसे ऊपर की तरफ ये शिफ्ट होने लगेगा गैस के प्रेशर के कारण। और उससे हमको क्या पता चल जाता है कि इसमें कितने क्वांटिटी में अभी गैस बन चुका है या कितना गैस का क्वांटिटी अभी इसमें है। तो उससे हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली आगे जो है स्लरी का यानी काउ डंक वगैरह का इसमें मिक्सिंग करते हैं, और या फिर इस प्रोसेस को कब तक होल्ड करना है, इस चीज का भी हमको पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ग्राउंड इनके लेवल का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपका स्लरी मिक्सिंग टैंक जो है, इनलेट टैंक, इसका लेवल, ठीक है, इन दोनों के लेवल से हाई होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो हमारा आउटफ्लो टैंक है उसका लेवल जो है ये स्लरी के लेवल से नीचे होना चाहिए, इनलेट टैंक के लेवल से। क्यों? क्योंकि अगर ये सारा का सारा हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी सेंसिटिव होता है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, यानी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी फोर्स ये वर्क करता है। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे जब भी हम मिक्सिंग करेंगे, ठीक है, मिक्सिंग किया तो इधर से प्रेशर पड़ेगा, इधर से जब प्रेशर पड़ेगा ये इधर इन करेगा। जैसे ही है, चूंकि इसका लेवल इसके लेवल से हाई है, तो इसमें पहले से भी पहले जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसका हो गया, एनारोबिक डिकम्पोजिशन जिसका हो गया है, कुछ जो ऐसे जो वेस्ट मटेरियल बच गए हैं वो यहाँ पे है। तो जैसे ही इधर से नीचे में प्रेशर पड़ेगा ये ऊपर से यहां से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, ये जब शिफ्ट हो जाएंगे इधर की तरफ से, हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से बाहर निकाल लेते हैं। अगर मानिए अगर हम इसका हाइट अगर ऊपर कर देते हैं या इसके बराबर भी कर देते हैं, तो यहां से जब ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा एक बार, तो इससे जो है, जो हमारा चैम्बर है वहां से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की तरफ अपने आप जो है फ्लो नहीं करेगा, जिसके कारण ये प्रोसेस हमारा रुक जाएगा, और ये प्रोसेस जो है हमको फिर से टैंक की सफाई करनी होगी, और उसके बाद ही हम प्रोसेस को आगे वो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं कि इसको ग्रेविटी कंट्रोल करते हैं, यानी यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से रहता है कि जो आउटफ्लो मटेरियल है, ओवरफ्लो मटेरियल है, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम इधर से स्लरी डालें वो उधर से बाहर की तरफ पुश कर दिया जाए इसके द्वारा, और वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ये एरिया जो था वो इसी के साथ कास्ट किया हुआ था ब्रिक्स का, पीछे वाले
जो फिक्स्ड डोम स्ट्रक्चर में, वहां पे वो कास्ट कर दिया गया था किसके साथ, जो हमारा अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक है उसी के साथ। तो उसका जो उस पे गैस प्रेशर पड़ेगा तो वहां पे फिर भी क्या होगा, चेंजेस वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसमें जो आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि गैस कितना क्वांटिटी यानी गैस उसमें बना या नहीं बना। अभी एट प्रेजेंट उसमें कितना गैस का क्वांटिटी है, क्या उसका यूटिलाइजेशन रेशियो होना चाहिए, हम किस प्रकार उसको यूटिलाइज करें कि वो मतलब यूटिलाइज करना चाहिए उसको नहीं करना चाहिए। अगर हम क्या होता है कि हम एक साथ 4-5 सिलेंडर तो घर में नहीं रखते हैं, हम एक ही सिलेंडर रखते हैं, और जैसे एलपीजी ही हम लोग यूटिलाइज करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हमको पता होना चाहिए कि हमारा एलपीजी कितने दिन में खत्म हो जाएगा। नहीं तो जब अगर मान लीजिए आज खत्म हो गया और आज ही हम जाएं अगर एलपीजी लाने के लिए और एलपीजी ना मिले तो उस दिन क्या होगा, या तो बाहर कहीं खाना पड़ेगा या फिर खाना नहीं बनाएगा, भूखे रह जाएंगे। तो हमारे पास जो फ्यूल कितने हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो जो ये दो स्ट्रक्चर हैं, फिक्स्ड डोम टाइप एंड फ्लोटिंग डोम टाइप, ये दोनों स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में मतलब यूटिलाइज किए जाते हैं बायोगैस को बनाने में। तो फ्लोटिंग डोम टाइप में क्या है कि डोम जो है ये ऊपर या नीचे गैस के प्रेशर के हिसाब से शिफ्ट होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये लगभग एक आयरन का बना हुआ होता है, और यहाँ पे हैवी प्रोडक्शन होता है तो ये स्टील वगैरह का भी हो सकता है ताकि इससे ऑक्सीडाइज ना हो। तो यहाँ पे इसको ये क्या रहता है कि इसका अपना कुछ वेट होगा, उस वेट के कारण ये नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और यहाँ पे जो गैस जो डेवलप होगा तो वो गैस क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो चूंकि गैसियस स्टेज में क्या होता है कि कोई भी गैस ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहता है, तो ये गैस जो है बायोगैस ये उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये जो इसके वेट के कारण नीचे की तरफ लगेगा। तो जब बायोगैस का इसमें क्वांटिटी कम होगा तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट रहेगा एक हाइट पे। ऐसा नहीं कि वो नीचे की तरफ पूरा गैस वो यहाँ पे बेसमेंट में बेस में आ जाएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। इसका यहाँ पे लिमिटर लगाया रहता है, उस लिमिट के हिसाब से ही ये ऊपर और नीचे कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि देखिए यहां से जैसे ही गैस प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा, ये भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। एक फिक्स जगह पे आके उससे ऊपर ये नहीं उठेगा। तो वहां पे जैसे ही ये फिक्स जगह पे आता है, हमको पता चल जाता है कि इसमें अब जो बायोगैस है वो पूरी तरीके से फॉर्म हो गया है। अब हमको या तो स्लरी के नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए, यानी हमको फिर से हम स्लरी मिक्स करके उसमें गैस में इसमें डाल सकते हैं यहां से, और जो गैस है बायोगैस जो बन चुका है उस बायोगैस का हम यूटिलाइजेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो फ्लोटिंग टाइप का ये हमको फायदा है। ठीक है, लेकिन फ्लोटिंग टाइप में एक डिमेरिट भी है कि यहां से अगर इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह में अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो यहां से गैस रिस सकता है। ठीक है, तो उसको इसके थोड़ा कंस्ट्रक्शन इसका कॉस्टली पड़ता है इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। ठीक है, बोलिए इसी का। यस सर। तो इसका कैलोरीफिक बाकी जो भी चीज अभी आपको हमने बताया है ये सारा चीज नोट्स पे इधर जो लिखा हुआ है वही सब चीज लिखा हुआ है। एडवांटेज क्या क्या इसके एडवांटेज है, इको फ्रेंडली फ्यूल है। क्या किया हमने, हम लोग जो है अवेलेबल जो वेस्ट मटेरियल है उसी मटेरियल को यूटिलाइज करके उसी मटेरियल को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने क्या किया, फ्यूल में कन्वर्ट कर लिया। और ये फ्यूल जो है अगर ऐसे ही आप अगर देखेंगे कहीं पे भी अगर काऊ डंग वगैरह अगर हम ओपन में
फेंक देते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि बबल्स वगैरह, जैसे पानी वगैरह होगा, पानी वगैरह के बाद कुछ दिन के बाद वहां पे बबल्स वगैरह बनने लगता है, तो और वहां पे जो है स्मेल भी आने लगेगा। वो जो है वही वो मीथेन गैस ही है, मार्स गैस भी जिसको बोलते हैं। आप कहीं पे बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे पानी वगैरह हर समय लगा रहता है और वहाँ वो काफी पॉल्यूटेड एरिया है, उसमें अगर पत्ते वगैरह ये सब गिर रहे हैं तो, और पानी तो एकदम, आप उसको देखेंगे कुछ दिन के बाद वो काला काला हो जाता है और उसमें बबल्स निकलते रहते हैं नीचे से। वो बबल्स जो है वो गैस है, वो जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन से ही बने हैं। वो जो गैस बबल्स जो नीचे से निकल रहे हैं उस पे आप अगर उस तरह के बबल्स पे अगर लाइटिंग वगैरह होता है तो वहां पे क्या होगा, अगर क्वांटिटी उसका सफिशियंट होता है तो वो बर्निंग होने लगेगा। तो ये इको फ्रेंडली फ्यूल है। इको फ्रेंडली फ्यूल है, एक तो मीथेन है CH4, ये आसानी से जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने वहां भी पढ़ा था कि जो कि CNG का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है, ज्यादा पॉल्यूटेड जो शहर है, वहां पे हम लोग CNG का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? वहां रीजन आपको बताए थे कि क्यों हम लोग CNG का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। सर इको फ्रेंडली, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, इसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। हाँ, तो जैसे LPG वगैरह हो गया या फिर अदर जो गैसेस वगैरह हो गए, वो भी तो इको फ्रेंडली है, वो भी तो कम पॉल्यूटेड होते हैं। लेकिन CNG का इस्तेमाल करने से क्या फायदा? जबकि CNG में क्या होता है, ये मीथेन और प्रोपेन वगैरह का कॉम्बिनेशन होता है। तो मीथेन वगैरह क्या है, ये स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन, 3 नहीं 4, ये क्या है, स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन। स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन होने से क्या होता है कि इन जो पॉल्यूटेड एरिया है वहां पे तो पहले ही ऑक्सीजन का कमी है, तो सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो है नहीं। अगर सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर नहीं है तो जितना जो एयर फिल्टर से एयर जाएगा उसमें उतना एयर अगर नहीं होता है कि जितना कि वो मिक्स होकर उस फ्यूल को चाहिए, उस यूनिट सक्शन एरिया में जितना वो सक करता है, जितना एयर जाता है हमारे इंजन में, उसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी अगर प्रॉपर नहीं है तो वो फ्यूल के साथ मिक्स नहीं होगा सही से। अगर फ्यूल में अगर वो मिक्सिंग नहीं होता है सही से तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ना बनकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक पॉइजनस गैस है जो कि हेल्थ के लिए और हमारे आप के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए लो चेन यानी स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन यूज किया जाता है, हाइड्रोकार्बन टाइप का फ्यूल यूज किया जाता है जो कि कम ऑक्सीजन में भी जो है एटमॉस्फेयर के में कम क्वांटिटी ऑक्सीजन होने पे भी वो इजीली और कंप्लीटली बर्न हो पाए। ठीक है, तो बायोगैस का एक ये भी फायदा है कि ये मीथेन कंपाउंड है, CH4 कंपाउंड है, तो इसको ये आसानी से जो है बर्न होता है और हम इसको वेस्ट मटेरियल से यानी वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करके अप्लाई करते हैं तो हम अपने पर्यावरण एटमॉस्फेयर को भी क्या करते हैं, सेफ कर पाते हैं। इसलिए इको फ्रेंडली टाइप का फ्यूल है। ठीक है, दूसरा चीज जो हमारा एरिया होता है, रॉ मटेरियल जो इसको चाहिए प्रोडक्शन के लिए, उसका मेन जो सोर्स है वो विलेज है। और विलेज वगैरह एरिया में जो है आप देखे होंगे कि LPG और ये वगैरह वगैरह जो गैसियस फ्यूल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी पड़ता है।
और उस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से क्या हो जाता है कि वो कॉस्टली हो जाता है और विलेज वगैरह में उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उससे कम में, उससे चीपर वैल्यू पे लोग क्या करते हैं, फायरवुड वगैरह का इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जो है हमारा एटमॉस्फेयर ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है, उस पॉल्यूशन से, और काउडंग तो काउडंग होगा ही, और वो काउडंग को हम फेंकेंगे तो उससे मीथेन बनेगा ही, और वो मीथेन भी हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि उस मीथेन को हम लोग, जो मीथेन वहां से जो प्रोड्यूस होगा उसको एज ए फ्यूल यूटिलाइजेशन कर ले रहे हैं, यानी जो वेस्ट जा रहा था उस वेस्ट को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, अपने यूटिलाइजेशन में इस्तेमाल कर ले रहे हैं, अब उसको यूटिलाइज कर ले रहे हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को सेफ कर रहा है। और विलेज में जो गैसियस पाइपलाइन वगैरह का जो सेटअप है, वो सेटअप तैयार करना काफी कॉस्टलियर होगा, क्योंकि वहां पे जो लोगों का जो घर वगैरह होता है एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे होता है, जिसके कारण हमको जो पाइपलाइन वगैरह जो लगाना पड़ेगा उसका लेंथ जो है, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ जाएगा। ठीक, तो रॉ मटेरियल इजिली विलेज में अवेलेबल होने के कारण इसका प्रोडक्शन आसान। ठीक है, दूसरा चीज, ये केवल बायोगैस ही प्रोड्यूस नहीं करता है, न्यूट्रिएंट रिच स्लरी भी हमको प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है। और हम लोग जो है केमिकल कंपोस्ट यूटिलाइज नहीं करते हैं, इन प्लेस ऑफ केमिकल कंपोस्ट वी यूटिलाइज बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट, जो कि इजिली हमारे जो सॉइल में आसानी से वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, और वो सॉइल के यानी जो हमारा जो लैंड है, फार्मिंग लैंड, उसके प्रॉपर्टी को इनहांस करेगा, डिके नहीं करेगा, उसको क्वालिटी को, सॉइल के क्वालिटी को खत्म नहीं होने देगा, यानी उसको एज यूजुअल बचा के रखेगा, प्रिवेंट करेगा उसके प्रोडक्शन को कम होने से, यानी उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा को मेंटेन रखेगा। उसके बाद जो है, जो गांव वगैरह में क्या करते हैं लोग, अगर जो डंग वगैरह का जो डंग, काऊ डंग या बुफेलो, ये सबसे जो डंग जो होता है उसको क्या करते हैं, डंग केक बना लेते हैं। ठीक, डंग केक बनाकर उसको क्या करेंगे, जलाएंगे, या जो चिमनी वगैरह पे खाना वगैरह बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं, फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वेंटिलेशन अगर सही नहीं है तो वो उनके हेल्थ पे असर पड़ता है, जो फूड कुक कर रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, जो लेडीज वगैरह, उनके हेल्थ पे असर पड़ता है। तो उस चीज से भी बचा जा सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा, लेस अमाउंट ऑफ, जितना भी हम वहां पे गैस बनाएंगे वो गैस क्या करेगा, हमको हीटिंग इफेक्ट देगा, हमारे लिए वो हो जाएगा, कुछ वेस्ट मटेरियल नहीं उसमें बचे, वो होगा गैस से, और जो बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि पॉइजनस नहीं है। यहाँ पे जो होगा डंग, काऊ और फायरवुड से है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, जिसके कारण, जो कि एक पॉइजनस गैस है, और वहां जो लोग रह रहे हैं या जो खाना वगैरह, जो कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए ये, उनके हेल्थ से में ये डिग्रोथ लाएगा, प्रॉब्लम करेगा। दूसरा चीज जो हमने, उससे पहले जो चीज हमने पहले ही बताया था कि क्या करेंगे कि ओपन हीप में जो हम डंग वगैरह या अदर वेस्ट मटेरियल अगर वो करेंगे तो उससे क्या होगा, फ्लाई और इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे, और वहां से वो जो है वहां पे उनका डेवलपमेंट भी बढ़ जाएगा, और वो वहां से जो प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, वो लेके हमारे आपके घर में भी पहुंचेंगे, और हमारा जो है हेल्थ भी उससे अफेक्टेड होगा, प्रॉब्लम होगा हमारे स्वास्थ्य संबंधित में। तो ये सब फायदा है
उस काऊ डंग को क्या चीज में, बायोगैस में कन्वर्ट कर देने में। नेक्स्ट जो है, जो अवेबिलिटी ऑफ बायोगैस would reduce the use of firewood and hence tree could be saved। ठीक है, अगर हम लोग जलावन के लिए क्या करते हैं, पहले अगर, आजकल तो लोग बहुत कम यूटिलाइज करने लगे हैं जलावन वगैरह लकड़ी वगैरह के उसमें, नहीं तो पहले क्या करते थे लोग, जलावन वगैरह के लिए ट्री वगैरह को भी हम कट कर देते थे, या लकड़ियों को काट वगैरह कर लाकर उसको जलावन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर ये आज, पहले के टाइम में जब पॉपुलेशन कम था, ठीक है, तो उस समय तो चलिए लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा था, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है हम ट्री को तो ऐसे रहने के लिए, फार्मिंग लैंड के लिए ऐसे भी साफ करते जा रहे हैं, और ऊपर से अगर हम उसका वो फायरवुड वगैरह के लिए भी अगर इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो क्वांटिटी है वो बहुत तेजी से घटने लगेगा, और जो है हमारे यहाँ पे अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग काऊ डंक वगैरह से, डंग वगैरह से बायोगैस फॉर्म करके, या फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वगैरह को एनारोबिक डिकम्पोजिशन के थ्रू अगर बायोगैस बना लेते हैं तो उससे हम अपने ट्रीज वगैरह को भी, हम अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। अब देखते हैं इसका कि कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह क्या है। देखिए बायोगैस का जो है 4713 यानी 4713 4713 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब ये कैलोरीफिक वैल्यू देता है। ठीक है, थर्मल इफिशियंसी देखिए, इतना कैलोरीफिक वैल्यू कम होने के बाद भी फायरवुड का कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज्यादा है आपको बायोगैस, वो घन मीटर में क्या बोलते हैं, मीटर क्यूब में है, ठीक है, क्यूबिक मीटर में है, लेकिन ये केजी में है, लेकिन इसका जो थर्मल इफिशियंसी है यानी हीटिंग करने की जो कैपेसिटी है वो 60% है, और इसका जो है वो 17.3%। और जो फायरवुड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मैक्सिमम थर्मल इफिशियंसी के लिए ही करते हैं। तो समझिए कि हमको कितना वहां पे कितना अमाउंट ऑफ वो फायरवुड खर्च करना पड़ेगा उतना ही थर्मल इफिशियंसी लाने के लिए जो बायोगैस के द्वारा प्राप्त होगा। तो ये डंक केक जो है, डंक केक को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोबर। गोबर, गोबर नहीं, गोबर तो डंग हो गया, उसके साथ केक भी लगा हुआ है। गोईठा सर। हाँ हाँ, गोईठा भी बोलते हैं। और तो ये क्योंकि हम लोग गांव वगैरह में देखते भी हैं, और पूजा वगैरह में बहुत जगह लोग काऊ डंग केक का इस्तेमाल भी करते हैं हवन वगैरह के लिए। तो उस चीज को जब हम लोग लार्ज स्केल पे अगर उसको एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग ऑफ फूड इस्तेमाल करने लगेंगे तो यहाँ पे देखिए कि उसका जो एक तो कैलोरीफिक वैल्यू कम है, लगभग हाफ है इन रेस्पेक्ट ऑफ बायोगैस, और जो थर्मल इफिशियंसी है इज ओनली 11%। तो ये थर्मल इफिशियंसी वगैरह है जो रिड्यूस क्यों हो जाता है, इसका कोई आइडिया है? ये हम लोग जब कैलोरीफिक वैल्यू पढ़े थे तो वहां पे कुछ पढ़े थे, याद है?
ये जो होगा देखिए, थर्मल इफिशियंसी हमको कब मिलेगा, जितना ज्यादा फ्लेमेबल होकर वो बर्न होगा उतना ज्यादा हमको थर्मल इफिशियंसी मिलेगा। अगर किसी चीज को आप क्या करते हैं, जलाते हैं, हरा चीज है, कोई ग्रीन पार्ट है किसी चीज, अगर वो मान लीजिए बर्न वो होता है तो वो धीरे धीरे बर्न होता है, उसका जो बर्न होने का इफिशियंसी है वो कम होगा। तो जितना वो लॉन्ग टाइम तक उसका अगर बर्निंग वो होगा तो उतना ही हीट लॉस भी तो होगा, उतना ही थर्मल एनर्जी भी रिड्यूस भी तो होगा। मान लीजिए अगर किसी चीज को हमको 1 घंटे तक गर्म करना और तब वो उस टेम्परेचर तक पहुंच रहा है, यानी उसका बर्निंग कैपेसिटी भी डिपेंड करता है कि वो कितना थर्मल इफिशियंसी हमको प्रोवाइड कराएगा। अगर कोई सब्सटेंस या कोई वो फ्यूल लंबे टाइम तक बर्न हो रहा है, उसको बर्न होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी उसमें एस जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो सब्सटेंस जो है उसका थर्मल इफिशियंसी भी कम हो जाएगा। तो जो फायरवुड है और डंग केक है, इसको हेलो अगर सर, आप, हाँ हेलो बोलिए। टाइम हो गया और सर भी आ गए हैं। अच्छा ठीक है, चलिए इसको वो करते हैं, कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो इससे क्या होगा कि जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ेगा, मोर एंड मोर फ्यूल हमको कंज्यूम करना पड़ेगा, उसी जितना बायोगैस से हमको थर्मल इफिशियंसी यानी हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, उतना ही हीटिंग इफेक्ट अचीव करने के लिए काऊ डंग और फायरवुड से हमको मोर अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंटल इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा और जो है हमारा पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा। इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस को जो है डेवलप करने का या बायोगैस प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट हेल्प भी करती है और बहुत सारी संस्थाएं हैं और एनजीओज हैं जो इस पे अभी काम भी कर रही हैं। तो आज यहाँ पे हमारा जो फ्यूल है, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, वो यूनिट कंप्लीट हुआ। कोई अगर क्वेश्चन होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा और ये नोट्स आज हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है।